हेलो स्टूडेंट, आई एम मंजीत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। देखो बच्चों, आज हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है। 10 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि इन द वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 4 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन फर्स्ट इसने बना दिया x+1, x³ माइनस x+1, x³ प्लस 2x+1। इसके 11th के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। 4 पार्ट इसने बना रखे हैं, चारों के चारों एक जैसे है। एक क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, बचे हुए 3 आप कर लेना ट्राई। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि ये 3 पोलिनोमियल्स है आपके पास, x+1, x³ माइनस x+1, x³ प्लस 2x+1। ये 3 पोलिनोमियल है। आपको बतानी है कि 3 पोलिनोमियल लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। इस चीज़ को डिस्कस करना है। अगर ये 3 पोलिनोमियल लीनियरली इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट कब होगी, अगर फील्ड के अंदर से कुछ स्केलर एग्जिस्ट करते हो। इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर ए बी सी इन द फील्ड एफ सच दैट, जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू x³ माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू x³ प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ है। अगर यहाँ पर जो ये लीनियर कम्बिनेशन हमने बना रखा है इज इक्वल टू 0 है, जो अगर इन लीनियर कम्बिनेशन की वैल्यू हमारे पास जो ये स्केलर्स है ए बी सी, अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 एग्जिस्ट करते हैं, तो ये जो आपके पास 3 पोलिनोमियल है वो आपके पास क्या बन जाएगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इन जो स्केलर्स की वैल्यू है, कम से कम एक स्केलर्स की वैल्यू नॉन जीरो एग्जिस्ट करती है, तो इन दैट केस जो पोलिनोमियल आपके पास है वो क्या बन जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट। तो मैंने जो अभी ये इक्वेशंस बना रखी है, जहाँ पर जो ये लीनियर कम्बिनेशन है a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू x³ माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू x³ प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कर लिया, इसको सोल्व आउट करना स्टार्ट कर दिया। सोल्व करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बन चुकी b प्लस सी इंटू x³ प्लस एक्स का कोफिशिएंट 2x, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर जो चीज़ बन चुकी वो ये बन चुकी 0 इंटू x² प्लस यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a माइनस बी प्लस 2c इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म बनती है a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू x³ प्लस 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू सम कॉन्स्टेंट c। मैंने क्या कर दिया, या फिर यहाँ पर कांस्टेंट को यहाँ पर 1 भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड ये पोलिनोमियल है, कोफिशिएंट वाइज कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो आपके पास जो वैल्यू है वो ये बन चुकी 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 0 वो हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ से बन चुका a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या बन चुकी, 3 पोलिनोमियल्स हैं, 1 2 3, और यहाँ पर वेरिएबल है a b c, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। एक्चुअल में जो हमारे पास ये चीज़ क्या बन चुकी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में गया ये क्वेश्चन। एक्चुअल में हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। अगर ए बी सी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 एग्जिस्ट करते हैं, तो इन दैट केस जो आपके पास ये पोलिनोमियल्स है तीनों की तीनों, वो क्या बन जाएगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये 3 पोलिनोमियल्स की वैल्यू अगर हमारे पास क्या बनती है, अगर ये जो 3 पोलिनोमियल्स है इनके अंदर से जो स्केलर्स है ए बी सी, अगर इनकी वैल्यू नॉन जीरो एग्जिस्ट करती है, तो दैट इम्प्लाइज जो आपके पास ये 3 पोलिनोमियल्स है वो क्या बन जाएंगे, हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगी। एक तो ये चीज़ थी। मैंने क्या कर दिया, इनको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। सोल्व करता हूँ तो हमारे पास इसकी वैल्यू बन चुकी, मैट्रिक्स मैंने स्टार्ट कर दी इसकी, वो बन चुकी 0 1 1 ऑगमेंटेड 0 1 माइनस 1 2 ऑगमेंटेड 0 1 1 1 ऑगमेंटेड 0। ये चीज़ है। मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट और सेकंड रो को, इन दोनों को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करता हूँ तो आपके पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो बन चुकी 1 माइनस 1 2 ऑगमेंटेड 0, यहाँ से 0 1 1 ऑगमेंटेड 0 1 1 1 ऑगमेंटेड 0। मैंने क्या कर दिया,
इस एंट्री की हेल्प से इस एंट्री को 0 बनाना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है, और जो R3 है वहाँ पर ये R3 के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन है वो भी आपके पास क्या 1 है। तो इसका मतलब R3 पर ऑपरेशन लगाना स्टार्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया R3 को किसके साथ, R1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपके पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो ये बन चुकी 1 -1 2 ऑगमेंटेड 0, ये 0, ये R1 एज इट इज़ 1 1 ऑगमेंटेड 0। सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये पोजीशन 0, सब्ट्रैक्ट कर दिया ये चीज़ बन चुकी 2 और ये बन चुका -1 ऑगमेंटेड 0। अब यहाँ पर जो R3 है, जो ये R3 है ये R2 है, R2 की हेल्प से R3 को 0 बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब इस पोजीशन को 0 बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आपके पास जो ये वैल्यू थी, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी, वो ये बन चुकी 1 -1 2 ऑगमेंटेड 0, ये बन चुकी 0 1 1 ऑगमेंटेड 0, ये 0 2 और ये यहाँ पर क्या बन चुका वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ से बन चुका -3 ऑगमेंटेड 0। तो हमारे पास ये रिड्यूस सिस्टम है इस मैट्रिक्स का, वो किस में बन चुका, वो ये बन चुका। देन द रिड्यूस सिस्टम, वो ये बन चुका A - B + 2C = 0, B + C = 0, -3 × C = 0। अब C की वैल्यू क्या बन चुकी है, यहाँ से 0 बन चुकी। C की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया तो दैट इम्प्लाइज B की वैल्यू क्या बन चुकी, 0 बन चुकी। B की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू 0 ऊपर पुट किया तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हो चुका कि आपके पास फील्ड के अंदर से स्केलर सिर्फ और सिर्फ 0 ही ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी हेल्प से जो ये लीनियर कम्बिनेशन है वो क्या बन चुका, 0 बन चुका। तो दैट इम्प्लाइज जो ये 3 पॉलिनोमियल थे आपके पास क्या बनती है, वो बनती है LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, 12 क्वेश्चन पर आते हैं। 12th क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि शो दैट द 3 रो वेक्टर्स एज वेल एज 3 कॉलम वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स दिस आर द लीनियरली डिपेंडेंट। देखो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन आपको ये बोल दिया है कि आपके पास ये कि मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो 3 रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों की तीनों रो आपके पास क्या बनेगी, लीनियरली डिपेंडेंट बनेगी। और आपके पास ये 3 कॉलम है, कॉलम C1 C2 C3, तीनों की तीनों क्या बनेगी, लीनियरली डिपेंडेंट बनेगी। देखो बच्चों क्वेश्चन ईजी है, बिल्कुल ईजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। आपको इसने जो मैट्रिक्स दे रखी है आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हो वैसे तो। जैसे कि इसको मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखता हूँ, अगर मैं इस मैट्रिक्स को A मान लेता हूँ, अगर मैं AX = 0 बनाता हूँ, अगर AX = 0 होता है तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से अगर A का डिटर्मिनेंट = 0 बना तो दैट इम्प्लाइज A का डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पर नॉन जीरो बनता है तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, A इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। देन A इनवर्स इज एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट करते ही यहाँ पर पुट कर दूंगा, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा A इनवर्स × A × X = 0, तो दैट इम्प्लाइज X = 0। तो इसका मतलब अब जो आप वहाँ पर जो काम करते थे स्केलर्स के हेल्प से, जो आपको अभी याद हो तो अभी एक क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट। 11th के फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या बनती थी, वहाँ पर इक्वेशंस ही आती थी। आपको अगर याद हो तो यहाँ पर इक्वेशंस बनी है, इन इक्वेशन के हेल्प से हमने क्या कर दिया, इसको रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। बट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे तरीके से मतलब कि अगर A का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या बन जाता है, आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ पर 0 बन जाता है। आप यहाँ से भी नोटिस कर सकते थे कि जो आपके पास ये इक्वेशंस थी, आपके पास 0 A + B + C = 0, A - B + 2C = 0, A + B + C = 0। मतलब कि आपने इस होमोजीनियस सिस्टम से मैट्रिक्स बनाई है। अब इस होमोजीनियस सिस्टम से जो मैट्रिक्स बनाई है एक्चुअल में वो आपके पास क्या बन चुकी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन चुकी, A ऑगमेंटेड 0 मैट्रिक्स। अब एक बात बताओ, आपके पास यहाँ पर आपने इसको कैसे लिखा है, एक्चुअल मायने में AX = 0 है। होमोजीनियस सिस्टम तो यही है ना कि AX = 0। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनी है वो अगर इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी तो वो ये बन चुकी। आपने अगर नोटिस किया हो तो इस मैट्रिक्स पर को रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते करते हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब आपके पास जो मैट्रिक्स है वो रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद एक्चुअल मायने में वो ये बनी है, मतलब A मैट्रिक्स रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद वो ये बन चुकी।
आपने अगर नोटिस किया तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या बनता है, नॉन जीरो बनता है। तो दैट इंप्लाइज ए का डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो बनते ही स्केलर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या बन चुकी है, यहाँ पर सारे के सारे स्केलर्स जीरो हो चुके। मतलब ए का डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो होते ही एक्स की वैल्यू क्या बन चुकी, जीरो बन चुकी। एक्स के अंदर क्या आते हैं आपके पास, जो वेरिएबल्स है वही आते हैं। तो इसका मतलब इसके थ्रू इस पर कमेंट कर सकते हो, इसके थ्रू इस पर कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से, तो इसका मतलब अगर ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या हो, नॉन जीरो हो, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करते ही एक्स की वैल्यू जीरो बन जाएगी। बट इसके अंदर इसने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसने तो ऐसे एक्स की वैल्यू जीरो बन जाएगी। तो इसका मतलब जो आपके पास ये रोज है या फिर जो ये कॉलम्स है वो आपके पास क्या बन जाएगी, उसके इसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगी। बट इसने हमसे जो क्वेश्चन पूछा, इसने हमसे ये बोल दिया कि जो आपको ये तो प्रूव करना है कि R1 R2 R3 C1 C2 C3 तीनों रो और तीनों कॉलम आपके पास क्या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं ये चीज़ शो कर दूं कि ए का डिटर्मिनेंट आपके पास जीरो है, तो इसी ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब एक्स के वैल्यू नॉन जीरो हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इन दैट केस ये जो मैट्रिक्स है इसकी रो है, तीनों की तीनों रो R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 आपके पास क्या बन जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या बनेगा, 2 इंटू -42 प्लस -34, इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, -3 इंटू इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, 7 इंटू 7 49 -5 इंटू 17 85 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 30 30, यहाँ से वैल्यू में बन चुके मेरे पास 2 इन। तो मैट्रिक्स थी आपके पास जो ये ए, इसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू -42 -34 -3 इंटू 49 -85 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 30। तो -2 इंटू 76 प्लस 3 इंटू 36 प्लस 44 -152 प्लस 108 प्लस 44। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से -152 प्लस 152 इज 0। तो दैट इम्प्लाइज ए का डिटरमिनेंट आपके पास क्या बन चुका, 0 बन चुका। इसका मतलब जो आपके पास ये मैट्रिक्स ए थी, मैट्रिक्स ए जो आपके पास है ये, उसकी जो रो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड आपके पास क्या बन चुकी, लीनियरली डिपेंडेंट बन चुकी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम C1 आपके पास जो ये है C1, ये है C2 और ये आपके पास क्या है C3, कॉलम थर्ड। तो आपके पास ये क्या बन चुकी, तीनों कॉलम भी आपके पास क्या बन चुकी, लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन मुझे प्रूव करना था। इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी सोच कर सकते थे कि आपके पास जो मैट्रिक्स है ये ए, आपको अगर याद है तो अलजेब्रा के अंदर करके आए थे आप रैंक की हेल्प से। अगर इस मैट्रिक्स का रैंक <3 बन जाता है, मतलब रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद अगर इस मैट्रिक्स के पास लास्ट रो 0 बन जाती है, तो दैट इम्प्लाइज आपके पास जो थ्योरम की थी, पहले जो प्रीवियस थ्योरम की थी 2.1 के पास आसपास, वहाँ पर अगर किसी सेट के अंदर 0 वेक्टर है, तो दैट इम्प्लाइज दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका मतलब अगर इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, तो जो लास्ट रो है अगर वो 0 बन जाती है, तो उस सेट के अंदर जो न्यू सेट कंस्ट्रक्ट हो गया आएगा, उसके अंदर हमारे पास क्या बन जाएगी, लास्ट रो 0 बनने से हमारे पास क्या बन जाएगा, वो सेट आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसको रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस किया, लास्ट रो 0 बन चुकी, तो इसका मतलब जो लास्ट रो है ऊपर वाली का लीनियर कम्बिनेशन है, लीनियर कम्बिनेशन। तो इसका मतलब जो आपके पास ये 3 रो है, तीनों की तीनों आपके पास क्या बन जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगी। सिमिलरली कॉलम रैंक और रो रैंक बराबर होता है, कॉलम एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो इसका रैंक <3 बनते ही, तो वहाँ से इसकी जो कॉलम है C1 C2 C3 आपके पास वो क्या बन जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगी। सो जो सेम एज इट इज आपने रो फॉर्म में बोला है। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने क्या बोल दिया कि फाइंड ए इफ द वेक्टर दीज आर द लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब कि आपके पास इसने 13th क्वेश्चन के अंदर इसने बोल दिया कि आपके पास ये कुछ वेक्टर्स है
1 -1 3, एक ये है 1 2 -3, एक ये है a 0 1। आपको a की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए तीन वेक्टर आपके पास क्या बन जाए, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाए, LD बन जाए। अब एक बात बताओ आप, छोटी सी बात है, मेरा टारगेट है कि a की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए तीन वेक्टर आपके पास क्या लीनियरली डिपेंडेंट हो। अगर ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हुए तो दैट इंप्लाइज फील्ड के अंदर से नॉन जीरो स्केलर पक्का एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनता हो, 0 बनता हो। दैट इंप्लाइज वो मान लिया ये है A1 A2 A3 बिलोंग्स टू द फील्ड F सच दैट, जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करें कि A1 इंटू 1 -1 3 प्लस A2 इंटू 1 2 -3 प्लस A3 इंटू A01 इज इक्वल टू 0 0 0। इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया तो बन चुका A1 प्लस A2 प्लस A इंटू A3 माइनस A1 प्लस 2 A2 प्लस 0 A3 इज इक्वल टू 0 3 A1 माइनस 3 A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन चुका, होमोजेनियस सिस्टम बन चुका। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, ए ऑगमेंटेड 0 की फॉर्म में। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ AX इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ए ऑगमेंटेड 0 मैट्रिक्स क्या बन चुकी, ये बन चुकी 1 1 A -1 2 0 3 -3 1। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे इंटू A1 A2 A3 इज इक्वल टू 0 0 0। जस्ट हमने इसको क्या लिखा है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है इस टाइप से, जहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या है वो ये है। इसने मैं बोल दिया कि ए की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए तीन वेक्टर आपके पास क्या लीनियरली डिपेंडेंट हो। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, तो दैट इंप्लाइज ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते ही एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। एक्स आपके पास क्या था, ये दिस कॉलम्स वेक्टर, तो इसका मतलब A1 A2 A3 की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। 0 बनते ही तीन वेक्टर आपके पास क्या बन जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। बट मुझे तो ए की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी जिसके लिए तीन वेक्टर आपके पास क्या लीनियरली डिपेंडेंट हो। तो इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए जो आपके पास ये मैट्रिक्स है 3x3 की, इसको क्या बनना पड़ेगा, इसके डिटर्मिनेंट को 0 बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है कि ये मैट्रिक्स है ए, वो ये 1 1 A -1 2 0 3 -3 1, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। मतलब कि a की किस वैल्यू के लिए इसका डिटर्मिनेंट 0 बन जाता है, वही आपके पास a की वैल्यू है, उस वही आपके पास क्या आंसर है। मैंने क्या कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट करना स्टार्ट कर दिया। डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो 1 इंटू यहाँ पर ये बन चुका 2 -1 इंटू -1 प्लस a इंटू ये बन चुका 3 -6 इज इक्वल टू 0। 2 + 1 -3a इज इक्वल टू 0। 3 -3a इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अगर a की वैल्यू 1 है तो ये तीन वेक्टर आपके पास क्या है, LD है। वही मुझे फाइंड आउट करना था कि a की किस वैल्यू के लिए तीन वेक्टर्स आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इन द वेक्टर स्पेस R ओवर Q प्रूव दैट द सेट 1, U इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ U इज इरेशनल। मतलब कि बच्चों जो आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको इसने बोल दिया कि आपको अब जो काम करना है वेक्टर स्पेस R ओवर Q के अंदर करना है। R ओवर Q के अंदर वेक्टर स्पेस आपका ये, जहाँ पर R क्या है, रियल नंबर का सेट है, क्या वो आपके पास क्या है, ये फील्ड है जो आपके पास रैशनल नंबर का है।
इसमें जो हमें क्वेश्चन बोल दिया 1, u है सबसेट है R का, और फील्ड आपको जो स्केलर्स उठाने हैं वो कहाँ से उठाने, क्या के अंदर से उठाने, मतलब रैशनल नंबर उठाने हैं। उसने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि अगर 1 और u, अगर ये सेट Li है, इफ़ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है अगर u आपके पास क्या हो, इरेशनल नंबर हो। देखो जो इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। आपके पास जो 1, u है ये सबसेट है R का, 1 आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है, ये यहाँ पर भी बिलोंग करता है, यहाँ पर भी है। u आपके पास क्या है, R के अंदर से है। सिंस u इन R, मतलब u आपके पास एक रियल नंबर है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो u आपके पास क्या बनेगा, रैशनल बनेगा या फिर इरेशनल बनेगा। इफ u इन क्यू, तो दैट इंप्लाइज 1 आपके पास क्यू में है, u भी क्या किसके अंदर है, क्यू के अंदर है। अगर u आपके पास रैशनल नंबर बनता है तो इसका मतलब 1 आपके पास किसके अंदर गया, क्यू के अंदर गया। तो फिर मैं चेक करता हूँ कि जो आपके पास ये सेट है लीनियरली डिपेंडेंट है फिर इंडिपेंडेंट है उस केस के अंदर। एक बात बताओ, 1 आपके पास क्या रैशनल नंबर है, u आपने बोले कि अगर u क्यू के अंदर से, तो इसका मतलब ये यहाँ पर है। मैंने क्या कर दिया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 1 प्लस, सॉरी 1 को -u से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 को u से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन चुका, 0 बन चुका। तो इसका मतलब जो u है -u है, u इसके अंदर है तो -u भी इसके अंदर आएगा, बिकॉज u क्या इज ए फील्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नॉन जीरो स्केलर्स है, मतलब जो स्केलर्स आपके पास ये -u इंटू 1 प्लस 1 इंटू यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आपके पास स्केलर्स एग्जिस्ट किए हैं वो है -1 -u और 1, ये दो स्केलर्स। अगर u क्यू के अंदर से है तो ये जो स्केलर्स है, अब u आपके पास कैसा भी हो क्यू के अंदर से, बट मुझे तो ये मिल चुका ना कि -1 भी। तो इसका मतलब ये नॉन जीरो स्केलर्स की हेल्प से आप इनका 1 का और u का लीनियर कॉम्बिनेशन आप क्या बना देते हो, 0 बना देते हो। तो इसका मतलब अगर u क्यू के अंदर हुआ तो इन दैट केस जो ये सेट है 1, u, ये आपके पास क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। क्योंकि उस केस के अंदर हमारे पास ये नॉन जीरो स्केलर्स ये उठा लूंगा, मैं कहाँ से उठा लूंगा, क्यू के अंदर से उठा लूंगा, जिसके हेल्प से इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बना दूंगा, 0 बना दूंगा। मतलब कि 1 को तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -u से, और u को किससे कर दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब कि 1 का और u का लीनियर कॉम्बिनेशन हम 0 बना सकते हैं इफ u इन क्यू, तो इन दैट केस बाय यूजिंग द स्केलर्स ऑफ -u, 1। नाउ कम टू द पॉइंट। बट हमें जो ये सेट दे रखा है वो कैसे दे रखा है, Li दे रखा है। Li दे रखा है तो इसका मतलब ये सेट आपके पास क्या बन जाएगा उसके इसके अंदर, लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ चुकी, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, जो चीज़ है जो सेट है आपको ये मान के चल पड़ा मैं, प्रूव मुझे क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना, इजी सी बात है। सिंस u अगर R के अंदर से है तो अगर u क्यू के अंदर से हुआ, इफ u इन क्यू, तो इन दैट केस ये सेट आपके पास क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। ये तो कंट्राडिक्शन आ चुकी। तो इन दैट केस u उस केस में आपके पास किसके अंदर गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट में गया, मतलब u आपके पास क्या बनेगा उस केस के अंदर, लीनियरली, सॉरी u आपके पास क्या बनेगा उस केस के अंदर, इरेशनल नंबर बनेगा। कन्वर्स पार्ट पर आते हैं। अगर u मेरे पास क्या है, इरेशनल है, तो मुझे प्रूव करना है कि ये सेट मेरे पास क्या बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा इसे, टू प्रूव, ये प्रूव करना है मुझे। अगर u इरेशनल है तो ये सेट मुझे प्रूव क्या करना है, यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैंने क्या कर लिया, मान लिया, लेट इफ पॉसिबल, ये जो सेट है मेरे पास क्या, लीनियरली डिपेंडेंट है, 1, u, दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट मान लिया। अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो इसका मतलब ये फील्ड के अंदर से स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, तो दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a and b in the field q such that a into 1 plus b into u is equal to 0।
अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो पक्का उस केस के अंदर जो स्केलर्स है मेरे पास कम से कम एक नॉन जीरो क्या के अंदर से ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिनके हेल्प से लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनता हो, जीरो बनता हो। अगर ए नॉन जीरो हुआ तो इन दैट केस यू की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, माइनस ए अपॉन बी। अब एक बात तो ये भी रैशनल ये भी रैशनल, तो यू ए अपॉन बी आपके पास क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा किसके अंदर, क्यू के अंदर से। तो इसका मतलब अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है और ए और बी क्यू के अंदर से है तो यू आपके पास क्या बनेगा उस केस के अंदर, क्यू के अंदर बन जाएगा। बट यू किसके अंदर दे रखा आपको, इरेशनल नंबर दे रखा है, मतलब इट इज नॉट द मेंबर ऑफ क्यू। तो कंट्राडिक्शन आ चुकी। कंट्राडिक्शन का बाद जब आप नहीं मानना कि ये सेट आपके पास के लीनियरली डिपेंडेंट है तो दैट इंप्लाइज 1, u दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये मुझे प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 का फर्स्ट दो पार्ट दे रखे इसने, एक मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने बोल दिया है कि इफ़ यू वी डब्ल्यू आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट इन वी ओवर एफ वेयर एफ इज द सबफील्ड ऑफ सी देन शो दैट द वेक्टर्स u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक जैसे सी है, फर्स्ट को मैं करवा देता हूँ। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन इसने आपको क्या दे दिया, वही दे दिया कि अगर यू वी डब्ल्यू आपके पास किसके अंदर से हो, वी ओवर एफ के अंदर से है, जहाँ पर एफ फील्ड है या फिर सब फील्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर ये वेक्टर्स एल आई है तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस यू आपको क्या प्रूव करने हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने हैं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, अगर फील्ड के अंदर से स्केलर एग्जिस्ट करते हो जिसके लिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो मैंने क्या कर दिया, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बनाना स्टार्ट कर दिया। a इंटू यू प्लस बी इंटू वी प्लस डब्ल्यू सी इंटू डब्ल्यू प्लस यू इज इक्वल टू जीरो। अब जो वेक्टर्स है कोफिशिएंट वाइज इनको ऐड करना स्टार्ट कर दिया, तो ये बन चुका a प्लस सी इंटू यू और यहाँ पर a प्लस बी इंटू वी और यहाँ पर b प्लस सी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब यू वी डब्ल्यू आपको क्या दे रखे थे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे थे। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो दैट इंप्लाइज जो यू वी डब्ल्यू के जो कोफिशिएंट है वो क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। तो a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, सेकंड इसको थर्ड। b की वैल्यू यहाँ से कितने बन चुकी है, माइनस सी। b की वैल्यू माइनस सी इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे तो ये बन चुका a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन फोर्थ बन चुकी है। फर्स्ट क्या दे रखी थी, a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ से क्या बन चुका, c की वैल्यू जीरो। c की वैल्यू जीरो होते ही यहाँ पर पुट कर दूंगा तो a की वैल्यू जीरो, a की वैल्यू जीरो यहाँ पर पुट कर दिया तो b की वैल्यू जीरो बन चुकी, या फिर c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया तो b की वैल्यू क्या बन चुकी, जीरो बन चुकी। तो इसका मतलब u प्लस वी बी प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस यू, ये तीन वेक्टर्स हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो तभी बनता है अगर आपके पास जो स्केलर है ए बी सी वो आपके पास क्या हो, जीरो हो। तो दैट इंप्लाइज यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस यू आपके पास क्या बन जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। ये क्वेश्चन था बच्चों, ये आपको करना था, इजी सा था। तो 15th का सेकंड पार्ट है वो आपको ट्राई करना है, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देखो। अंडर व्हाट कंडीशन ऑन द स्केलर ए इन द complex number set the vectors 1 plus a, 1 minus a and 1 minus a, 1 plus a in v2 over c are linearly dependent। देखो एक्चुअल में इसने क्वेश्चन क्या बना दिया, इजी सा क्वेश्चन है। इसने हमको ये बोल दिया है कि a आपके पास कहाँ से है, c के अंदर से है। क्वेश्चन नंबर 16 आप v2 ओवर c पर काम कर रहे हो। इसने ये दो वेक्टर्स बना दिए, 1 प्लस ए 1 माइनस ए और 1 माइनस ए सॉरी 1 प्लस ए। इसने बोल दिया कि ए की किस वैल्यू के लिए ये दो वेक्टर्स आपके पास क्या बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे। हमें ए की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए दो वेक्टर्स 1 प्लस ए 1 माइनस ए 1 माइनस ए 1 प्लस ए ये आपके पास क्या लीनियरली डिपेंडेंट हो। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हुए तो दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट स्केलर a1 एंड a2 इन द फील्ड ऑफ c सच दैट जिनके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो, जीरो हो। a1 इंटू 1 प्लस ए a1 इंटू 1 प्लस ए 1 माइनस ए
प्लस a2 इंटू 1 माइनस a कोमा 1 प्लस a इज इक्वल टू 0 0। तो ऐसे क्या कर दिया, मैंने इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। इसको सोल्व करता हूँ तो आपके पास जो इक्वेशंस है, एक्चुअली मेरा टारगेट तो a1 और a2 को फाइंड आउट करना है। एक्चुअली मेरा टारगेट तो a1 और a2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बन चुका 1 प्लस a इंटू a1 प्लस 1 माइनस a इंटू a2 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस a इंटू a1 प्लस 1 प्लस a इंटू a2 इज इक्वल टू 0। इसकी मैट्रिक्स बना ली, 1 प्लस a 1 माइनस a 1 माइनस a 1 प्लस a। देखो इसने बोला है कि a की किस वैल्यू के लिए ये वेक्टर्स आपके पास क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट हो। लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्योंकि a का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो बन जाएगा तो a1 a2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, उसके नॉन जीरो बन जाएगा तो a1 a2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, उसके इसके अंदर 0। a1 a2 की वैल्यू 0 बनते ये वेक्टर्स आपके पास क्या बन जाएगा, li। बट आपको तो ld के लिए फाइंड आउट करना, तो इसका मतलब a का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या बनना पड़ेगा, 0। मैंने क्या कर लिया, इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। तो क्या बन चुका, 1 प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस a का होल स्क्वायर। अब LDLI के लिए क्या बनना पड़ेगा, इसके डिटरमिनेंट को इज इक्वल टू 0। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ये इससे गया, ये इससे गया, तो 4a इज इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि a की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये वेक्टर्स आपके पास क्या बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करना था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं 17वां, 18वां, 19, 20, 21 और 22। ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करना, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको डिस्कस करेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।